क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी सुरक्षित तो है, लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं है? कि वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है। स्टीलिंग फायर का चैप्टर 4 ठीक इसी गायब चीज के बारे में है। ये उस फायर यानी उस आग की कहानी है जो कभी हम इंसानों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करती थी और फिर न जाने कहां खो गई। इस पूरे विश्लेषण को तैयार करने से पहले स्टीलिंग फायर किताब को बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ा गया है। तो यहाँ जो भी बातें हम समझने वाले हैं वो सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि सीधे किताब से निकली हुई एक गहरी समझ है। इस अध्याय में लेखक स्टीवन कॉटलर और जेमी व्हील एक बहुत ही बुनियादी और ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं कि अगर इंसान हजारों सालों से इस फायर यानी चेतना की उन गहरी अवस्थाओं को जानता था, तो आज वो इतनी दुर्लभ, इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? इसका जवाब हमें धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में मिलता है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए किताब हमें सबसे पहले इतिहास में बहुत पीछे ले जाती है। हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वज आखिर रहते कैसे थे और उनके लिए वो अनुभव कितने आम थे जिन्हें आज हम शायद असाधारण या सुपरनैचुरल मानते हैं। जैसे मशहूर इतिहासकार प्लूटार्क ने प्राचीन ग्रीस के इल्यूसिनियन मिस्ट्रीज के बारे में लिखा था। ये कुछ बहुत ही रहस्यमय अनुष्ठान होते थे जहां लोग काइकेन नाम का एक पवित्र पेय पीकर दिव्यता का सीधा अनुभव करते थे। प्लूटार्क बताते हैं कि कैसे लोग डर की दुनिया से निकलकर एक दिव्य दुनिया में पहुंच जाते थे। ये अनुभव, जिन्हें एक्सटेसीज कहा जाता है, यानी चेतना की एक गहरी आनंद से भरी हुई अवस्था, ये उस समय जिंदगी का एक बहुत ही सम्मानित और सामान्य हिस्सा थे। और ऐसा सिर्फ ग्रीस में नहीं हो रहा था। किताब में पेज 54 के आसपास लेखक हमें बताते हैं कि ज्यादातर मानव इतिहास में चेतना को बदलने वाले ये अनुभव छिपे हुए नहीं थे। पूरी दुनिया में शमन संस्कृतियां ज्ञान और इलाज के लिए खास तरह के पौधों का इस्तेमाल करती थी, और दुनिया के कई शुरुआती धर्मों की नींव भी तो ऐसे ही गहरे रहस्यमय अनुभवों पर रखी गई थी। ये दरअसल समाज का एक तरीका था खुद से बड़ी किसी चीज के साथ जुड़ने का, लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रही। जैसे जैसे समाज बड़े और ज्यादा व्यवस्थित होने लगे, फायर तक ये जो सीधी पहुंच थी वो एक तरह की चुनौती बनने लगी, और यहीं से व्यवस्था यानी ऑर्डर और नियंत्रण यानी कंट्रोल की एक ऐसी जरूरत पैदा हुई जिसने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। यहाँ पर एक बहुत गहरा तनाव पैदा हुआ। देखिए, एक तरफ था व्यक्तिगत अनुभव जो कभी भी किसी को भी हो सकता था और जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था, और दूसरी तरफ थे बड़े बड़े धर्म और राज्य जैसे संगठित सिस्टम। अब सिस्टम को क्या चाहिए? स्थिरता। उन्हें चाहिए कि चीजें एक तय तरीके से चलें, जबकि किसी एक व्यक्ति का सीधा अनुभव उस सिस्टम के लिए खतरा बन सकता था। और इस ऐतिहासिक संघर्ष के कई उदाहरण किताब में दिए गए हैं, जैसे ईसाई धर्म में नियमों पर जोर देने वाले रोमन कैथोलिक और पवित्र आत्मा से सीधे जुड़ने का अनुभव करने वाले पेंटेकॉस्टल के बीच हमेशा एक तनाव रहा। इस्लाम में नियमों को सख्ती से मानने वाले इमाम और ईश्वर के प्रेम में झूमने वाले सूफियों के बीच, चीन में भी समाज के नियमों पर चलने वाले कन्फ्यूशियस और प्रकृति के प्रवाह के साथ बहने वाले ताओवादियों के बीच। लगभग हर मामले में संगठित सिस्टम ने ज्यादा सीधे और व्यक्तिगत रास्तों को दबाने की कोशिश की। तो इस बढ़ते हुए तनाव की वजह से समाज ने इन शक्तिशाली अनुभवों को नियंत्रित करने के, उन्हें काबू में करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने इस आग को कैद करने के लिए कुछ अदृश्य दीवारें बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें लेखक पेल्स कहते हैं। पहली दीवार थी द पेल ऑफ द चर्च, यानी धर्म की सीमा। इसका मतलब था कि धार्मिक अनुभव सिर्फ वही सही माना जाएगा जिसे संस्था की मंजूरी हो। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी पुजारी या संस्था के सीधी ईश्वर तक पहुंचने का दावा करता है तो उसे धर्म विरोधी माना जाता था। जोन ऑफ आर्क की कहानी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्हें ईश्वर से सीधे बात करने का दावा करने के लिए ही जिंदा जला दिया गया था। दूसरी दीवार थी द पेल ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की सीमा। ये एक तरह का सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है जो मानता है कि जो अवस्थाएं मेहनत करके कमाई जाती हैं, जैसे सालों तक ध्यान या प्रार्थना करके, सिर्फ वही सही हैं। और अगर कोई अवस्था तकनीक या किसी पदार्थ की मदद से मिल जाए तो वो एक तरह की चीटिंग है। ये वही नो पेन नो गेन वाली मानसिकता है जो मानती है कि गहरी अनुभूति के लिए संघर्ष करना जरूरी है। और तीसरी और आखिरी दीवार थी द पेल ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की सीमा। ये चेतना की उन अवस्थाओं की सीमा है जिन्हें कानून और समाज सही मानता है। इसके बाहर की कोई भी अवस्था खतरनाक,
गैर कानूनी या सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। लेखक यहाँ वैज्ञानिक डेविड नट का उदाहरण देते हैं, जिन्हें सरकार ने सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उनके रिसर्च ने यह दिखाया कि कुछ प्रतिबंधित पदार्थ शराब और तंबाकू से भी कम खतरनाक हैं, जो कि सरकार की आधिकारिक नीति के खिलाफ था। तो धर्म, शरीर और राज्य के इन तीनों दीवारों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी जो पहले से ज्यादा सुरक्षित थी और जिसके बारे में अनुमान लगाना आसान था। लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत थी। हमने अनजाने में एक बहुत बड़ा सौदा कर लिया था। और इस अध्याय का जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि इंसानियत ने अनजाने में एक सौदा किया। हमने व्यवस्था और सुरक्षा के बदले में जिंदगी की तीव्रता और गहराई का बलिदान कर दिया। हमें स्थिरता तो मिली, लेकिन हमने वो आनंद से भरे अनुभव खो दिए। हमें एक प्रिडिक्टेबल जिंदगी मिली, लेकिन हमने गहरा बदलाव लाने की क्षमता खो दी। हमने तार्किक नियंत्रण तो हासिल कर लिया, लेकिन उस पारलौकिक समझ से दूर हो गए। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल क्यों है? सब कुछ इतना तय क्यों लगता है? और क्या ये प्रिडिक्टेबिलिटी हमें सच में शांति देती है या फिर धीरे धीरे हमें सुन कर देती है? इतिहास में हुआ ये सौदा सीधे तौर पर आज की दुनिया में महसूस होने वाले उस खालीपन से जुड़ता है, उसी कुछ गायब है वाली भावना से जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। आज हम सब मिलकर हर साल लगभग $4 ट्रिलियन ऑल्टर्ड स्टेट्स इकोनॉमी पर खर्च करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली रकम है। ये पैसा कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स से लेकर वीडियो गेम्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि अवैध ड्रग्स तक हर उस चीज़ पर खर्च होता है जो हमें हमारे रोज़मर्रा के थके हुए दिमाग से बस एक छोटा सा ब्रेक दे सके। ये दिखाता है कि हम कितनी शिद्दत से उस खोई हुई चीज़ को वापस पाना चाहते हैं। लेखक डेविड फोस्टर वेलेस का ये कोट आज की इस बेचैनी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। वो कहते हैं कि इसका विकल्प है बेहोशी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, चूहे की दौड़ और ये लगातार अंदर से चुभने वाला एहसास कि हमारे पास कोई अनंत चीज़ थी जो अब खो चुकी है। हम सब उसी अनंत चीज़ से फिर से जुड़ने की एक गहरी इच्छा रखते हैं, भले ही हमें ठीक से ये पता भी ना हो कि वो आखिर है क्या। अगर इस अध्याय में कही गई बातें आपके अपने जीवन के अनुभवों से जुड़ रही हैं, तो शायद आप इस एहसास में अकेले नहीं हैं। आज बहुत से लोग उस खोए हुए जुड़ाव को महसूस करते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को संक्षेप में देखें, पहला, फायर यानी आनंद की गहरी अवस्थाएं कभी मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा थी। दूसरा, जब बड़े बड़े सिस्टम बने तो उन्होंने व्यवस्था और नियंत्रण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। तीसरा, इस फायर को दबाया गया, उसे धर्म, शरीर और राज्य की सीमाओं के पीछे कैद कर दिया गया। और चौथा, हमें विरासत में एक ऐसी दुनिया मिली जिसने गहराई और तीव्रता के बजाय सुरक्षा को चुना और हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ दिया। तो शायद समस्या ये नहीं है कि आज हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत है। शायद समस्या ये है कि हमने कुछ बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन खो दिया है। अगर आप ऐसे विश्लेषण चाहते हैं जो आपको उत्तेजित नहीं बल्कि जागरूक करें, तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। ये चैनल शोर के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए है।